हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर्स की हमारी पहले डीपीपी दैट इज डीपीपी 2.1 डिस्कस कर रहे थे और पहले पार्ट में हमने 18 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चंस को डिस्कस करना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि इफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 2 दिया गया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 and angle between them is 60 degree, then magnitude of a minus b vector will be। तो अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 हो और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो हमें बताना है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है एंड वी नो magnitude of a vector minus b vector is given by under root of a square plus b square minus 2ab cos थीटा, और ये पूरा हमारा अंडर रूट में चलेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हमें 2 दी गई है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू दे रखी है 4 तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू बी यानी कि 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि हमें 60 डिग्री दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 डिग्री और पूरा हमारा अंडर रूट में चलेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया। तो यहाँ पर इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो देखिएगा हमारा रिजल्टेंट किस तरह से बन जाएगा, 4 + 16 दैट इज इक्वल टू 20 और 2 इंटू 4 यानी कि ये -8 आ गया हमारा। 20 - 8 करेंगे तो ये हमें 12 मिल जाएगा और 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 और 4 को हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 यानी कि 2√3 ये हमारा आंसर हो गया, जो कि हमें हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी दैट इज 2√3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर बिलो। एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, जैसे कि हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल बना रहा है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि इफ इट्स component along x axis is 50 न्यूटन देन इट्स मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन इज। अगर इसी वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 50 न्यूटन है तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसी का मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन के अलोंग कितना हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास में ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट राइट x एक्सिस के अलोंग यानी कि ax ये कितना दिया गया है 50 न्यूटन, और हमें पता है राइट कि ये ax है, बेसिकली इसका बेस कंपोनेंट हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा a cos थीटा दैट इज इक्वल टू a cos 60 डिग्री, और यही हमें 50 न्यूटन दिया गया। तो इससे हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो देखिएगा ax यानी कि कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस दिया गया, इस वेक्टर को हमने a वेक्टर इस तरीके से मान लिया गया है, तो ये हो जाएगा a cos 60 डिग्री, ax की वैल्यू ये हमें 50 न्यूटन दे रखी है इज इक्वल टू a इंटू कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो यहाँ पर इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब इसी वेक्टर का हमें कंपोनेंट या फिर मैग्नीट्यूड अलोंग y डायरेक्शन बताना है, तो y डायरेक्शन के अलोंग ये हमारा ay हो गया। तो इसी का ही ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ay इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है तो इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हम लोग कह पाएंगे कि ay इज इक्वल टू
ए साइन 60 डिग्री, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 100 है, और साइन 60 डिग्री ये हमारा √3/2 होता है। सो इट विल बी, यहाँ पर ये 100 और ये 2, ठीक है ना, दोनों 2 से कैंसिल आउट हुए, तो ये हमारा 50 आ गया, यानी कि ये बन गया 50√3। और √3 की वैल्यू जैसे हमें पता है ये होती है 1.73, सो इट इज़ 50 इंटू 1.73, ये मिल जाएगा हमें 86.5, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 87 न्यूटन बता सकते हैं। यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन डी में मिल गया है, विच इज़ 87 न्यूटन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं फिर हम लोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर of the vector product of two vectors is 1/√3 times their scalar product। कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के 1/√3 टाइम्स है। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। लेट अस से हमारे पास में जो दो वेक्टर्स है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो कंडीशन दी गई है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा डॉट प्रोडक्ट से 1/√3 टाइम्स है। यानी कि इट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस प्रकार से दिया गया है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा। सो इट इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा। तो दोनों साइड से हम लोग ए बी से ए बी को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और इस कॉस थीटा को इस साइन थीटा के साथ में डिवाइड कर लेंगे, और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमारा टेन थीटा होता है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइनली यहाँ से अब हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, और टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री, और अगर इसको रेडियंस में बताएं तो ये आ जाएगा हमारा π/6 रेडियंस, इस प्रकार से। यानी कि सही आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन ए दैट इज π/6 रेडियंस। अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 3 and 5 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 3 और 5 हो और उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, तो बताइए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे दो वेक्टर्स कंसीडर कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे कि हमें पता है इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है कितना है 3 है और 5 है, सो इट इज 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि 60 डिग्री है, और 3 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, और कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2, तो 15/2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7.5। यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विच इज 7.5। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया गया है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i प्लस 4k ऑन y एक्सिस इज, ठीक है ना, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग कितना होगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो जैसे कि हमें पता है किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी एक्सिस या फिर डायरेक्शन के अलोंग, राइट, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस डायरेक्शन के अलोंग कर लेंगे, यानी कि उस डायरेक्शन के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर। तो देखिएगा इस वेक्टर को कंसिडर कर लीजिएगा कि ये हमारा ए वेक्टर है। सो वी कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4k, और हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन y एक्सिस इज,
यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जे कैप। ए वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद जे कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये जे कैप है, इधर में कोई आपका जे कैप का टर्म नहीं है, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सही? ऑप्शन डी, दैट इज 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिया गया है कि 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। राइट, तो हमारे पास में 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। कौन से? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों के लिए राइट यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो क्या है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हमें 0 मिलता है, और दूसरी कंडीशन है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 0 मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि देन द वेक्टर ए वेक्टर इज पैरेलल टू, तो ए वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल होगा, ये अब हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा हमारी जो पहली कंडीशन दी गई है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और जैसा कि हमें पता है कि किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो या फिर उनके बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री हो। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर हमारा डेफिनेटली सी वेक्टर से परपेंडिकुलर है। राइट, बात समझ में आई? तो ये ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर हमारा सी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। राइट, तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में बी और सी वेक्टर एक प्लेन में हो तो डेफिनेटली ए वेक्टर इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होगा, तभी वो दोनों से परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये हमारा बी वेक्टर इस तरह से है, और इसी के प्लेन में या फिर ये दोनों वेक्टर एक प्लेन बनाते हुए यहाँ पर ये हमारा बी वेक्टर और सी वेक्टर एक प्लेन में है, ये इस प्रकार से। और ए वेक्टर जो है, ठीक है ना, जो प्लेन हमारा बी वेक्टर और सी वेक्टर मिलके बना रहे हैं उससे ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए वेक्टर कुछ इस तरह से इन दोनों से ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो कंडीशन के हिसाब से ए वेक्टर हमारा यहाँ पर बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, इनफैक्ट वो इनके प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर हम लोग बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करें, राइट, ये इस प्रकार से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए बी वेक्टर से सी वेक्टर के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा जो कि ऊपर की तरफ या फिर ए वेक्टर के अलोंग होगा। तो इसीलिए ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के अलोंग होगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एज B vector cross C vector is perpendicular to both B vector and C vector, therefore A vector is parallel to B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी, विच इज B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया है कि द कंडीशन A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इज सेटिस्फाइड व्हेन, कि ये जो हमारी कंडीशन है वो कब सेटिस्फाई होगी हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए इसी कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है हमें
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें पता है इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपल है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, यानी कि कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इट इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दोनों साइड से हम लोग ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से। सो फॉर थीटा वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 यानी कि 0 डिग्री। इसका मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल दिया गया है कि व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो अगर हमारे पास में ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये हमें ऑप्शन में दिया गया है कि देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस कंडीशन में हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे। फिर क्या दिया गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और डी क्या बोला गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे कोई भी डायरेक्शन में एक्ट हो सकते हैं। चलिए यहां पर इस कंडीशन को जांचते हैं। तो ये हमारी कंडीशन क्या दी गई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को फॉर्मूले से एक्सपांड कर लेते हैं। इसको क्या हो जाएगा, इट इज ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बी। दोनों साइड में ही हमारा ए बी और ए बी का टर्म है, तो ये इनको कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये बन गया हमारे पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। और यहाँ से अब हम लोग थीटा के बारे में कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1, और कॉस इनवर्स ऑफ -1 यानी कि ये हो गया हमारा 180 डिग्री। क्लियर है, राइट। यानी कि दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा किस तरह से हमें दिया गया है कि गिवन magnitude of a vector is equals to 2, magnitude of b vector is equals to 5 and magnitude of a vector cross b vector is equals to 8, राइट। तो a वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 2 हो, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का 5 हो और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 8 हो, तो आगे क्या बोला गया है कि इफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज एक्यूट देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी। और a और b के बीच का जो एंगल है वो हमारा एक्यूट है, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है। तो इसके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा हमारी जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 है, एंड एज वी नो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, दैट इज ए बी साइन थीटा होता है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, इंटू साइन थीटा हो गया। देयरफॉर यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन में ये आपका 2 इंटू 5 यानी कि 10, इधर डिवाइड में डाल देंगे तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 10
और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 से कैंसिल आउट करें तो 8 हमारा 2 से 4 टाइम्स जाएगा और 10 हमारा 2 से 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 4/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये चीज आ गई है। यानी कि अगर हम लोग इसको इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल से समझें और ये हमारा थीटा एंगल है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाली ये साइड है, ये हमारी परपेंडिकुलर यानी कि 4 हो गई, और ये हमारी हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि अगर इसकी एक साइड 4 हो और हाइपोटेन्यूस 5 हो तो तीसरी साइड ये ऑब्वियसली 3 होगी। सही बात है। तो अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो चलिए इसी की शुरुआत कर लेते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू 2 है, बी हमारा 5 है, और यहाँ पर अब कॉस थीटा की बात हो रही है। कॉस थीटा जैसे कि हमें पता है इट इज योर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दैट इज 3/5 हो जाएगा, और ये 2 × 5 यानी कि 10 हो गया है। तो पुट करते हैं 10 इंटू कॉस थीटा यानी कि 3/5 हो गया। तो यहाँ पर ये 10 और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 हमारा 5 से 2 टाइम्स जाएगा और 5 ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा। तो 2 × 3 करते हैं तो ये हमारा 6 आ गया। देयरफॉर हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विच इज 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये दिया है हमें कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज। कंडीशन दी गई है कि हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे कि हमें पता है, हम लोग इसको फॉर्मूले से बता सकते हैं, विच इज √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा नहीं पता, राइट, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा ये नहीं पता। तो यहाँ से हम लोग इस कंडीशन से पहले हम लोग थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जैसी हमें कंडीशन दी है उसके हिसाब से चलते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ये हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। दोनों साइड से ये हमारा ए बी से ए बी कैंसल आउट हुआ, और ये साइन थीटा ये कॉस थीटा इसके साथ डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अगर √3 है तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3। टेन इनवर्स ऑफ √3 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। तो फाइनली अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा, क्या है, a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री, और ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया। सो इट विल बी फाइनली गिवन बाई, इस अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 से लिख सकते हैं। तो ऐसा ही करते हैं क्योंकि ऑप्शन में देखिए इसी तरह से लिखा है। तो ये आ गया हमारे पास में a² + b² + 2ab इंटू cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, और इसकी होल की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये हमारा 2 से 2 चला गया, यानी कि फाइनली हमें मिल जाएगा ये a² + b² + ab की होल पावर 1/2 इस तरीके से।
और ये हमें हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द होल पावर 1/2। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। एकदम आसान सवाल है। सवाल दिया गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज स्केलर। तो नीचे दी गई क्वांटिटीज में कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमें मेंशन करके बताना है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी हमेशा ही स्केलर होती है। और टॉर्क, टॉर्क ये हमें पता है ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सीधा सीधा कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर इनफैक्ट कोई भी एनर्जी हो, राइट, एनर्जी इज योर अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब एनर्जी और वर्क दोनों ही हमारे स्केलर क्वांटिटी है। सो वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी ओवर हियर। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सेम इसी प्रकार से अगला सवाल पूछा जा रहा है कि द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। तो नीचे दी गई फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बता देना है हमें। तो देखिए मास ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, टाइम ये भी स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सही आंसर तो हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन डी विच इज डिस्प्लेसमेंट। एंड वी कैन राइट with a line over here that displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity। तो यानी कि हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही बड़े आसान आसान से सवाल थे, सीधा सीधा पूछ लिया गया था। चलिए अगला सवाल ये भी एकदम आसान है। सवाल पूछा गया है कि ए वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर फॉर्म से, कि एक वेक्टर को अगर उसके ऑपोजिट वेक्टर के साथ राइट ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा। यानी कि देखिएगा सवाल किस तरीके से है कि हमारा ये ले लीजिएगा ए वेक्टर है, राइट, ये हमारा ए वेक्टर मेंशन कर लीजिएगा। ए वेक्टर के जैसा उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन उल्टे डायरेक्शन में चलने वाला वेक्टर, यानी कि इसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन का वेक्टर, इसको हमारा बी वेक्टर ले लीजिएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, इट विल गिव यू नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज, कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में क्या कितना होगा, कि इट विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमेशा ही, ठीक है ना, कि इसके जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से कम होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा ही हमारे ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा ही हमारे मेन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए समझते हैं इसको। लेट अस से कि हमारे पास में एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये आर वेक्टर, इसको इस तरीके से कंसिडर कर लो, और इसको हम लोग कोई एक डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं या फिर उसका कंपोनेंट बनाते हैं, और जो डायरेक्शन है वो हमारी ये वाली डायरेक्शन मान लो। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, मान लीजिएगा कि ये जो आर वेक्टर है इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर इसका कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा कंपोनेंट एज आर कॉस थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बेस कंपोनेंट, यानी कि आर कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताना होता हमें तो ये देखिए ये वाला हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता, ऑब्वियसली ये हमारा आर साइन थीटा होता। तो ये आर कॉस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं,
क्योंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन के अलोंग बता रहे हैं। तो r cos थीटा और cos थीटा जैसे हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए राइट अगर हम लोग r वेक्टर को किसी और डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं या फिर इसका कंपोनेंट बना रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली आपके 1 से कम होगी, तो इसीलिए ये r cos थीटा की वैल्यू r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही होनी है, राइट। ये 100% श्योर है कि r cos थीटा यानी कि r वेक्टर का कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन के अलोंग r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा, राइट। सो एज ए पॉइंट वी कैन से कि द component of a vector is always less than its magnitude along any other direction, कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट राइट किसी और डायरेक्शन के अलोंग हमेशा ही हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज इट विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर। तो ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो या फिर 1 हो सिंपली, तो वही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है कि आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना यानी कि अंडर रूट ऑफ ये इसका कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट हमारा ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि फिर से ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास में √2। तो √2 ये हमें सीधी सी पता है ये हमारा 1 नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मॉड ऑफ, इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, तो दैट इज मॉड ऑफ कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो मैग्नीट्यूड हमें इसका निकालना होगा, तो इसका पहला वाला कंपोनेंट दैट इज कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ये दूसरा वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, यानी कि ये बेसिकली हमारा बन गया है अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। सो एज एन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा अंडर रूट में 1 आ जाएगा, अंडर रूट में 1 यानी कि 1 हो गया है, दैट इज इट इज ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 यूनिट या फिर सिंपली 1 आया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो डेफिनेटली वो हमें 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमें पूछा गया है कि ए वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस ak कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर q वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, राइट। तो हमारा ये p वेक्टर क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस ak कैप इस q वेक्टर के साथ, q वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप से परपेंडिकुलर है। तो बताइए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? a क्या है यहाँ पर? p में z एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट। तो देखिएगा हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो ये डेफिनेट या फिर गारंटीड होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यही करते हैं, p वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है हमारा? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a
के कैप डॉट प्रोडक्ट विद क्यू वेक्टर क्या है हमारा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू ये 2 हो जाएगा, तो क्या बन गया ये हमारा 3 इंटू 2 प्लस में जे कैप और जे कैप वाले टर्म्स देखेंगे -2 इंटू ये बाई डिफॉल्ट 1 हो गया, तो ये -2 इंटू 1 हो गया प्लस में ये के कैप और के कैप के टर्म्स, तो a इंटू ये आपका -1 है, यानी कि ये आ गया हमारे पास में a इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 2 यानी कि ये हो गया हमारा 6, ये -2 इंटू 1 यानी कि -2 और ये -a इज इक्वल टू 0, तो 6 - 2 यानी कि 4, राइट। तो हम लोग अब कह पाएंगे कि a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी 4 आ जाएगी, यानी कि सही आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 4। चलिए फिर इस डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 35। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन व्हाट इज द एंगल मेड बाय a वेक्टर माइनस b वेक्टर विथ a वेक्टर। तो अगर a वेक्टर हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, b वेक्टर हमारा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप है, तो पूछा जा रहा है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर a वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हमारा a वेक्टर माइनस b वेक्टर कर लेते हैं। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर यानी कि ये आ गया आई कैप, a वेक्टर लिख दिया हमने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जैसे हमें दिया गया है, माइनस ऑफ b वेक्टर, माइनस ऑफ b वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो ये बन गया हमारे पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अंदर में माइनस को सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस आई कैप, यानी कि ये आ गया हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप, यानी कि ये आ गया हमारा 2j कैप, के कैप प्लस के कैप, तो ये आ गया हमारा प्लस 2k कैप। अगर सभी टर्म्स में से हम लोग 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या है, ये हमारा ए वेक्टर के बराबर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर के अलोंग लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से डबल। तो डेफिनेटली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारा ए वेक्टर के अलोंग ही है, यानी कि ये ए माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ में अलोंग यानी कि पैरेलल, यानी कि ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के पे है। सो वी कैन से दस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो गया है ऑप्शन ए विच इज 0 डिग्री। तो चलिए बेटा, ये हमारे वेक्टर्स की पहली डीपीपी कंप्लीट हो गई है, अगली डीपीपी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, मेरा पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। हम लोग यहाँ पर वही पढ़ते हैं जो आपके दिमाग में छप जाए, तो हमारा मोटिव भी यही है कि स्टडी दैट मीन्स कि पढ़ाई ऐसे करो कि जैसे आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तो टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।